कंस्ट्रक्शन मटेरियल की लास्ट वाली क्लास में आप लोगों ने मेटल टॉपिक देखा था, हमने स्टार्ट किया था, कुछ बातें बताई थी। और अगर वो वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पर आइए। अब मेटल का दूसरा हिस्सा आज हम लोग देखेंगे। उसमें देखिए, जो पहले मैंने पढ़ाया था उसमें टाइप्स ऑफ मेटल्स के बारे में बताया था, उसके बाद मेटल्स में जो जो थे उनको डिस्क्राइब किया था, प्रॉपर्टी वगैरह बताई थी। अब सिलेबस में क्या क्या बचा रह गया, तो मैंने बोला था लास्ट में जो टाइप ऑफ स्टील में, मैं आपको एक बार सिलेबस दिखा देता हूँ। मैंने आपको यहाँ तक ये यूजेज कास्ट आयरन माइल्ड, अब यहाँ से कास्ट आयरन और बाकी मैंने हम इसका माइल्ड स्टील और HYSD को मैंने थोड़ा सा बोला था, मैं डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो में। और हाई टेंशन स्टील क्या होती है इनके बारे में, ठीक है ना। कमर्शियल फॉर्म ऑफ टिम्बर और एल्युमिनियम स्टेनलेस स्टील, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आगे के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम लोग स्टार्ट करें, ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, मैं बार बार बोल रहा हूँ। यदि वीडियो को पहले वाला नहीं देखें, मेटल का पहला वीडियो, ये मेटल का दूसरा वीडियो, ठीक है ना, तो पहले उसको देखिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, अब हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, स्टील के बारे में, ठीक है ना। एक चीज जान लीजिएगा, पहले ही मैं बता चुका हूं कि जब ओर से लोहा निकाला जाता है पिग आयरन, तो उसमें कार्बन कंटेंट को कम करके और कुछ और चीजों के साथ मिला करके स्टील बनाया जाता है, ठीक है ना। ये किसका एलॉय है, कुछ इंप्योरिटीज इसमें और भी होती हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक चीज जान लीजिएगा, पहली बात कि इसके बाकी मेटल का हम क्या क्या पढ़े थे। पहले पढ़े थे कि इसका कंपोजिशन, तो स्टील के कंपोजिशन में एक चीज जान लीजिए, कंपोजिशन मतलब क्या चीज इसमें है। इसमें भी वही है, क्या बस कंटेंट बदला हुआ है। मतलब इसेंशियली इट इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन, ठीक है ना। इसमें क्या है, आयरन एंड कार्बन, लेकिन कार्बन का परसेंटेज बाकियों से अलग होगा। कितना कार्बन होगा उसमें, यदि मैं आपसे पूछूं, अलग अलग स्टील में अलग अलग कार्बन होता है। जनरली ये वेरी करता है 0.3% से लेकर के कहां तक, 1.5% तक लगभग वेरी करता है, ठीक है ना। आयरन इसमें कार्बन की मात्रा, ठीक है। ये इसका कंपोजिशन है। इसके अलावा भी इसमें कुछ और भी चीजें पाई जाती हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती हैं। बेसिकली कार्बन कंटेंट, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग बात करें, कंपोजिशन हो गया। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें जरा हम लोग, कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, स्टील के अंदर क्या खास गुण है। सबसे जरूरी बात, मैं गुणों की तो इसके कितना ही बात करूं, पहली बात मैं बात करूं कि मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर फॉर कंस्ट्रक्शन, यानी निर्माण कार्यों में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला और सबसे ज्यादा अच्छा लोहे का रूप है स्टील। पहली बात क्लियर है यहां पर। उसके बाद इसके बारे में हम लोग और भी बात कहें, कार्बन कंटेंट को और बाकी एलिमेंट को, माने स्टील के पहली बात, यानी प्रॉपर्टी में हमने बोला कि पहली प्रॉपर्टी, पहला गुण है कि निर्माण कार्यों के लिए सबसे अच्छा है ये। दूसरा, इसमें हम लोग ये लिख सकते हैं कि बाई चेंजिंग द कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब इसमें कंपोजिशन ऑफ कार्बन by changing the composition of carbon and by changing the treatment process, ठीक है ना। by changing the composition of carbon and treatment process, अभी मैं बताता हूं ये सब क्या है। treatment process we can get desirable type of steel for different different वर्क्स, यानी अलग अलग तरह, इसका पूरा मतलब अलग अलग तरह के कार्यों के लिए हम लोग अलग अलग तरह की स्टील प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से, उसमें कार्बन की मात्रा को और उस स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बदल करके, यानी स्टील बनाने की जो प्रक्रिया है यदि हम उसको बदल दें और उसमें कार्बन की मात्रा को बदल दें, तो हम लोग अलग अलग तरह की डिजायरेबल प्रॉपर्टी वाली स्टील क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। डिजायरेबल माने हम लोग कंपोजिशन, वी कैन गेट डिजायरेबल टाइप ऑफ स्टील। ये डिजायरेबल का मतलब क्या है, क्या क्या डिजायरेबल हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी स्टील का डक्टिलिटी हो, माने कितना डक्टिलिटी हो, बहुत ज्यादा हो या कम हो, कार्बन कंटेंट पर काफी हद तक डिपेंड करता है। इसके अलावा इसका स्ट्रेंथ कैसा हो, स्ट्रेंथ कैसी हो स्टील की,
हार्डनेस कैसी हो, ये सब चीजें। अच्छा, ये सब की ना अपनी, मैंने बार बार पहले भी बोला था, इनकी अपनी एक परिभाषा है, उनको मैं डिफाइन करूंगा आपको अगले सेमेस्टर में, आपकी जो मैकेनिक्स शुरू होगा वहां या फिर सोम में, ठीक है ना। तो वहां पे मैं इसको डिफाइन करूंगा। अभी के लिए जान लीजिए कि डक्टिलिटी मतलब खींचना, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, हार्डनेस मतलब कठोरता, ठीक है ना। वैसे मजबूती और कठोरता यदि आप अभी तक एक ही जानते हैं तो वहां जाके बदलाव होगा, ठीक है ना। तो ये सब वो चीजें हैं जो हम स्टील में बदलाव करके प्राप्त कर सकते हैं। तो कैसे बदलाव करके प्राप्त करेंगे, मैं आपको हल्का फुल्का यदि बता दूं यहाँ पे तो अगर हम टाइप्स ऑफ स्टील की बात करें, टाइप्स ऑफ स्टील की, टाइप्स ऑफ स्टील का, किसका, टाइप्स ऑफ स्टील, यानी स्टील भी कितने टाइप के होते हैं। तो ये किस आधार पर मैं बांट रहा हूं, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, बेस्ड ऑन कार्बन कंटेंट, कार्बन कंटेंट के आधार पे मैं स्टील को क्या कर रहा हूं, बांट रहा हूं। तो एक चीज जान लीजिएगा, इस आधार पे स्टील जो होती है चार तरह की बनाई जा सकती है, लेकिन आप मेजरली तीन ही तरह का जानिए। एक होता है माइल्ड स्टील, क्या होता है माइल्ड स्टील, इसको बोलते हैं मृदु इस्पात, इसको क्या बोलते हैं, मृदु इस्पात। और मृदु इस्पात दूसरा होता है मीडियम कार्बन स्टील, माइल्ड का मतलब जो हल्का हो, और मीडियम कार्बन स्टील क्या हुआ, मीडियम कार्बन स्टील, यानी इसको बोलते हैं मध्यम कार्बन इस्पात। और तीसरा होता है हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना, हाई कार्बन स्टील, यानी यानी जिनमें अति कार्बन की मात्रा क्या हो, ज्यादा हो। यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे कह सकते हैं, इनमें कार्बन का परसेंटेज मोटा मोटा, जो देखिए ये कोई फिक्स डेटा नहीं है, लेकिन माइल्ड स्टील में जो कार्बन का मात्रा होता है ना, वो 0.3% से क्या होता है, नियरली कम होता है। यानी माइल्ड स्टील में 0.3% से कम कार्बन रहेगा, जबकि मीडियम में मैंने आपसे पहले ही बताया था 0.3% से लेके 0.65% के आसपास रहेगा, और हाई कार्बन में 0.65% से लेकर के 1.5% तक स्टील क्या रहेगी, लगभग रहेगी। वैसे इसके आसपास का डेटा आपको मिल सकता है, ठीक है ना। ये कार्बन की मात्रा के आधार पर स्टील का बंटवारा है। कहेंगे सर ये फिर मीडियम कार्बन और इन सब का स्टील का यूज कहां किया जाएगा। मैं आपको एक थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा, जानते हैं इनमें अंतर क्या होता है तीनों में। एक जो सबसे ऊपर वाली है वो उतनी मजबूत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन उसकी डक्टिलिटी हाई है, मेटेलिक प्रॉपर्टी उसके अंदर जबरदस्त पाई जाती है, ठीक है ना। यदि मैं इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी की बात करूं तो हम अलग अलग प्रॉपर्टी पर भी बात कर लेंगे, और साथ साथ हम लोग जनरल स्टील शब्द बोलते हैं तो खाली स्टील का क्या मतलब हुआ। तो मैं आपको एक मोटा मोटा बता दूं कि पहले मैंने आपको बताया कि टाइप यहाँ पर स्टील के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं। अब प्रॉपर्टी के बाद मैंने टाइप ऑफ स्टील बताया, मैं तीनों को डिफाइन करूंगा। यदि स्टील की प्रॉपर्टी पर जो आप बात किए हैं कि मोस्ट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन, और फिर हम लोग अलग अलग तरह के स्टील प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी में अगर हम प्रॉपर्टी को सही से बांटने तो जनरल बात हो गई, यानी इसकी कुछ ना कुछ मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी भी होंगी। कहेंगे सर ये दोनों क्या है, मैकेनिकल, और उसके साथ साथ मैं कहूंगा मैकेनिकल, फिजिकल एंड केमिकल, ये सब भी इसकी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। कहेंगे सर ये क्या है, आप ये सब क्या लिख रहे हैं, मैं बता रहा हूं अभी। देखो किसी भी पदार्थ के अंदर ना हम उसके साथ क्या करने वाले हैं, उस आधार पे उसके कई तरह के गुण हो सकते हैं। यानी तीन गुण, एक यांत्रिक गुण, एक भौतिक गुण, और एक उसके कंपोजिशन वाले गुण, यानी तीन तरह के गुण किसी भी पदार्थ के अंदर होते हैं। यानी निर्माण पदार्थ की तो खासकर बात करें हम लोग, देखो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि उस पदार्थ पर जब कभी भार लगे तो वो भारों के साथ कैसा बिहेव करेगा, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है। भारों के साथ वो कैसा बिहेव करेगा, ये उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो एक चीज यहां पर जान लीजिएगा ध्यान से कि भारों के साथ वो कैसा करेगा बिहेव, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी यदि है हाँ, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, देखो स्टील का कुछ भार होगा, भार मतलब कुछ भारी होगी, कुछ घनत्व होगा उसके अंदर,
और कुछ उसके अंदर रंग होगा उसका, तो रंग उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी एक तरह से किस कलर का होता है, कितना भारी होता है। अरे उस पर लोड वगैरह न भी लगे तब भी उसके अंदर वो गुण तो होगा ही, उसके अंदर ऊपर लोड वगैरह ना लगे तब भी उसके ऊपर ये गुण तो होगा ही। तो एक चीज यहां पर जान लीजिएगा, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो विद्यमान है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी ही रहेगी उसके अंदर, उसका भार, उसका घनत्व, उसका तापमान, उसका रंग, ये सब चीज उसके अंदर रहना है, वो फिजिकल, और उसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है वो केमिकल। लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ही पहला चैप्टर होगा आपका मैकेनिक्स में। जब आप पढ़ना शुरू करेंगे अगले सेमेस्टर में मैकेनिक्स, तब सबके स्टेट में अलग अलग हुआ, हो सकता है किसी किसी में इसी सेमेस्टर में हो। तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये आपको या तो इस सेमेस्टर में या अगले में पक्का मिलने वाला है। तो हर पदार्थ की मैकेनिकल प्रॉपर्टी इंजीनियर्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल केमिकल भी, लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्या, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि हमको किसी भी पदार्थ पर देना रहता है लोड। तो स्टील की ये सब जो प्रॉपर्टी आप पढ़े हैं ना, यानी मैं अगर मोटा मोटा कहूं इनको, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा सा, रुकिए एक सेकंड। अब मैं इनको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करता हूं, तो प्रॉपर्टीज को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग इसको पढ़ेंगे, किसको, ये जो टाइप ऑफ स्टील वगैरह ना, इनको हम लोग मान के चलिए पढ़ लिए हैं, लेकिन हम प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा और बढ़ाना चाहते हैं। अब प्रॉपर्टीज में यदि हम लोग थोड़ा सा इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अलग से देख लें कि मैकेनिकल प्रॉपर्टी क्या है इसके अंदर, ठीक है ना, मैकेनिकल। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हैं ना, क्या पढ़े अभी, आप पढ़े अभी सर इसके अंदर डक्टिलिटी है, इसको खींचा जा सकता है पतले तारों के रूप में। तो सर ये तन्य है, तन्यता है इसके अंदर, तो लोड लगाए तो वो खींचेगा, तो ये उसकी एक यांत्रिक गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। इसके साथ साथ उसको पीटेंगे सर तो मैलिएबिलिटी भी है उसके अंदर, यानी उसके अंदर मैलिबिलिटी भी है, ठीक है ना, मतलब डक्टिलिटी इसके अंदर है, मैलिबिलिटी है, इट कैन बी वेल्डेड, कैन बी वेल्डेड, कैन बी वेल्डेड, यानी इस पर वेल्डिंग की जा सकती है, ठीक है ना। इसके साथ साथ इसके अंदर और चीज बोले फॉर्जिबिलिटी होती है, ये इनके अंदर इलास्टिसिटी अच्छी होती है, ये सब इसके कौन से गुण है, इलास्टिसिटी होती है। अभी इलास्टिसिटी क्या है अभी नहीं समझेंगे आप, आपको लग रहा हो इलास्टिक की तरह खींचेंगे तो इलास्टिसिटी होगी, ऐसी बात नहीं है, अभी बात करेंगे अगले सेमेस्टर में। यानी ये सब गुण इसके अंदर प्रत्यास्थता, तन्यता, चिमड़ता और वेल्डिंग की जा सकती है, ये सब उसके अंदर गुण होते हैं, ठीक है ना। ये कौन से गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इसकी हैं, कौन से गुण है, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है। इसी तरीके से यदि हम लोग बोलेंगे और इसके अंदर क्या क्या गुण होते हैं, ठीक है ना, तो गुण के बारे में यदि हम लोग बात करें तो हार्डनेस भी इसके अंदर है, माने मैकेनिकल में भी हार्डनेस, यानी इस पर जल्दी पेनेट्रेशन नहीं हो सकता है, हार्डनेस इसके अंदर आ सकती है, पेनेट्रेट जल्दी नहीं होता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसके अंदर जो है ना जो रॉट आयरन होता है, स्टील की बात करें तो अगर स्टील को भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी थोड़ी बहुत इसके अंदर होती है, चुंबकत्व का गुण भी इसके अंदर होता है। इसके अलावा ये सब मैकेनिकल प्रॉपर्टी हो गई। यदि हम इसी तरीके से इसके फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, कौन सा, भौतिक गुणों की फिजिकल प्रॉपर्टी लोड पर नहीं निर्भर करती है, वो होती हैं, जैसे इसका यूनिट वेट यानी इसका भार, यानी प्रति 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 एक मीटर का यदि हम लोग क्यूब बनाएं तो इसमें लगभग 7850 केजी क्या आता है, पर क्यूबिक मीटर स्टील आती है। एक क्यूबिक मीटर में 7850 केजी स्टील आएगा, यानी इसका यूनिट वेट कितना होता है, 7850 केजी होता है, ठीक है ना। इसके साथ साथ यदि हम लोग बोले स्पेसिफिक ग्रेविटी 7.85 होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 1400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। मेल्टिंग पॉइंट यानी ये जो पिघलता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो अबव अबव 1400 डिग्री सेल्सियस, यानी 1400 डिग्री सेल्सियस से क्या होता है, इसका ऊपर मेल्टिंग पॉइंट होता है। ये सब इसके कौन से गुण हैं, अगर मैं बोलूं तो ये इसके फिजिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन इसी तरीके से यदि हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, जो पाया जाता है वही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। और केमिकल प्रॉपर्टी हर स्टील के हमने पहले ही आपको क्या करी है, टाइप्स में कार्बन कंटेंट के आधार पर उनकी केमिकल प्रॉपर्टी बता दी कि केमिकल प्रॉपर्टी में इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है स्टील के अंदर, यानी केमिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है इसके अंदर,
हम लोग लिख सकते हैं कि स्टील में आयरन होता है प्लस कार्बन होता है, बहुत कम मात्रा में मैग्नीज होता है, थोड़ा सा उसके अंदर फास्फोरस होता है, थोड़ा सा उसके अंदर सल्फर होता है। यानी ये सब चीजें मिलती हैं तब जाके बनता है क्या, आपका स्टील होता है, ठीक है ना। और वो भी इनकी कंपोजिशन की मात्रा के आधार पे अलग अलग टाइप के स्टील बन सकते हैं। यदि हमने अभी ये थी स्टील की प्रॉपर्टीज, कहीं ना कहीं क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। मैंने जनरल बताया एक स्टील यहां से यहां तक, लेकिन इसी में आपने देखा कि ये किसी भी स्टील के अंदर इतने सब गुण होते हैं किसी स्टील के अंदर। और अगर हम स्टील के टाइप की बात करें तो स्टील इतने तरह का होता है। स्टील को ये जो मैंने बांटा है ना, वो उसके कार्बन कंटेंट के आधार पर बांटा है। यदि इनके और भी गुणों के आधार बांटा जाए तो ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये तो जनरल स्टील के बारे में हमने बात कर लिया, ये जनरल स्टील है कार्बन कंटेंट के आधार पे। अब मैं थोड़ा सा बात करूंगा स्टील के अलग अलग तरीके के फॉर्मेट पर कि स्टील में और कौन कौन से, जैसे और स्टील कौन से होते हैं। ये तो 3 स्टील हुए कार्बन कंटेंट के आधार पे। तो मैं अगर इसी तरीके से अगर बात करूं आपसे 2 और तरह के स्टील के बारे में, तो एक होता है हम लोग का HYSD, यानी इसको बोलते हैं हाई हाई। अच्छा एक चीज और बता दूं, जैसे आपने माइल्ड स्टील पढ़ा ना, तो माइल्ड स्टील में क्या होता है, मृदु कार्बन, कम कार्बन है, इसकी डक्टिलिटी हाई होती है। कैसी होती है, डक्टिलिटी हाई होता है, हाई होती है। और स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ इसकी इनकी कंपेयर में, इन दोनों के कंपेयर में कम होती है। स्ट्रेंथ मतलब हुआ, मैं आपको एक कर्व दिखाना चाहता हूं, अब वो कर्व आपको भविष्य में बार बार मिलेगा, इसलिए आज कम बोलूंगा, लेकिन हो सकता है आपकी किताबों में डिप्लोमा के ना मिले अभी इस समय, लेकिन मिलेगा आगे। जानते हो अगर हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व खींचे ना, स्ट्रेन का कर्व खींचे, स्ट्रेन मतलब समझते हो ना, किसी चीज को खींच रहा है वो डिफॉर्म हो रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर स्ट्रेन आ रही है, और उसी तरीके से स्ट्रेस भी बढ़ेगा। जानते हो माइल्ड स्टील कुछ इस तरीके से बिहेव करता है, माइल्ड स्टील माइल्ड स्टील कुछ इस तरीके से बिहेव करता है। इसका मतलब समझ रहे हो, यानी माइल्ड स्टील को ना जब खींचते हैं हम लोग तो काफी ज्यादा क्या होता है, बढ़ता है और टूटता है, यहां जाकर के इस जगह पर जाके टूटता है। और उस समय उसके अंदर जो है स्ट्रेस कितना आया रहता है, तो आप देख रहे हैं कितना स्ट्रेस है, इस लेवल तक का मैक्सिमम स्ट्रेस झेला है। और इसमें स्ट्रेन कितनी हुई है, इस लेवल तक की हुई है। तो आप इस चीज का ध्यान रखिएगा, माइल्ड स्टील, ये माइल्ड स्टील का कर्व है, ये कर्व किसका है, माइल्ड स्टील का। अभी कहेंगे सर ये सब क्या खींच रहे हैं आप, देखो किसी चीज को खींचते हो तो उसमें साथ साथ प्रतिबल भी उत्पन्न होते हैं, या प्रतिबल के साथ विकृति होती है। हुक का नियम है, तुमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, अभी अगले सेमेस्टर में तो धड़ल्ले से ये मिलेगा। लेकिन अभी मैं मोटा मोटा तुमको बता दूं, माइल्ड स्टील इस टाइप से बिहेव करता है, माने किसी चीज को खींच रहा है और दम लगाओ और खींचेगा, और दम लगाओ और खींचेगा, इतना ज्यादा खींच गया, यानी ये विकृति जो हुई है इसके अंदर, विकृति जो हुई है इसके अंदर वो काफी ज्यादा हुई है। अब प्रतिबल जो है ये उत्पन्न हुआ है इसके अंदर, लेकिन यहीं पर यदि मैं तुमसे बोलूं ना, अगर कार्बन की मात्रा ज्यादा होती तो जानते हो कैसा वो बिहेव करता, हाई कार्बन स्टील कैसे टूटता है या HYSD कैसे टूटता है, तो मैं आपको बता दूं, कार्बन की मात्रा बढ़ने से मजबूती तो बढ़ती है, यानी लेकिन वो उतना खींचता नहीं है, ब्रिटल हो जाता है। तो वो कैसा बिहेव करेगा मैं आपको बता दूं हल्का सा यहीं पर, वो बिहेव करेगा कुछ इस तरह का, जाएगा यहीं से ऐसे ऊपर ज्यादा जाएगा और यहीं जाके ऐसे फेल हो जाएगा। यहीं फेल होने का मतलब समझ रहे हो, ये जो है ना काफी ज्यादा जो है पहले के कंपेयर में स्ट्रेस झेला है। अगर तुम इस पर ध्यान दोगे तो ये पहले के कंपेयर में स्ट्रेस देखो ज्यादा ले लिया, माइल्ड स्टील यहीं तक का स्ट्रेस दे रहा था और ये स्ट्रेन काफी कम लिया, यानी ये ज्यादा खींचेगा नहीं, ये ज्यादा खींचेगा नहीं, लेकिन हल जितना भी खींचेगा उसमें दम आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। यानी यहां पर इसका रप्चर हुआ है, क्या हुआ है, रप्चर हुआ है, ठीक है। और यहां पर इसकी स्ट्रेन है, किसकी,
स्ट्रेन मतलब इतना ही खींचा, लेकिन इतना ही खींचने में आपका कुल गर्म हो जाएगा, तो मजबूत काफी है लेकिन उतना डक्टाइल नहीं है। जबकि माइल्ड स्टील को तुम देखोगे तो ये यहां से जाएगा, फिर उसके बाद यहां खींच के तब जाके टूटेगा, इसको टूटने में पुल। अब ये कर्व ड्रॉप क्यों हुआ, ये सब ये बहुत छोटी बात नहीं है, इस पर पूरा 2.5 घंटे का लेक्चर दिया जा सकता है, इस कर्व पर दिया भी हूं मैं, लेकिन अभी नहीं, अभी तुमको जो जानना है बस इतना ही जानना है जो मैं बता रहा हूं। यानी हम अगर बात करें कि माइल्ड स्टील, अब यहीं पर ये कौन सी वाली स्टील है, मान लो ये माइल्ड स्टील थी नीचे वाली, ये वाली जो है आपकी हाई कार्बन है, तो मीडियम कार्बन कैसे जाएगा, मीडियम कार्बन नियर अबाउट कुछ ऐसा जाएगा, ये भी तीनों जाते एक ही जगह से हैं, मीडियम कार्बन यहीं पर फेल हो जाता है, या यूं कह लो थोड़ा सा और आगे जाके ऐसे फेल होगा मीडियम कार्बन। उसमें क्या होगा, स्ट्रेन थोड़ी देखो, सबसे ज्यादा स्ट्रेन किसमें हुई है, अगर तुम्हें मैं यहां से समझाने की कोशिश करूं तो मैं तीनों का नाम लिख दे रहा हूं, ये है माइल्ड स्टील, ये है मीडियम कार्बन स्टील, और ये है आपका हाई कार्बन स्टील, ठीक है ना। तो आप यहीं पर तीनों से एक चीज समझ गए होंगे, इन तीनों का नाम देख करके समझ गए होंगे, माइल्ड स्टील में, माइल्ड स्टील को ध्यान से देखो, यहां गया है स्ट्रेस सबसे कम आया है और स्ट्रेन सबसे ज्यादा। जब मीडियम कार्बन स्टील में गए हैं तो मीडियम कार्बन स्टील में स्ट्रेस इसकी तुलना में ज्यादा है और स्ट्रेन उसकी तुलना में कम। सबसे कम स्ट्रेन हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेस हुई है, ये आपकी हाई कार्बन स्टील हुई है। ये ग्राफ बड़ा ही तरीके से इन तीनों का बिहेवियर दिखा रहा है। आपका मालूम है, अगर हम लोग जाएंगे तो अलग अलग तरह के स्टील से अलग अलग छड़े, आप कभी मार्केट में पहले छड़े देखते हैं ना, प्लेन छड़े आती थी, प्लेन मतलब खुरदुरा नहीं होता था। अब जो आ रही है मार्केट में छड़े ना, वो ऐसे एठी एठी रह रही है, लिखा रहता है टीएमटी बार, ठीक है ना, FE550 FE500 ऐसे लिखा रहता है। उसका मतलब बस इतना है कि वो हाई कार्बन की स्टील होती है, वो खट से टूटेगी, खींचेंगे नहीं, लेकिन टूटने में बहुत समय लगेगा। जबकि मीडियम कार्बन स्टील जो होती है ना, उसका काम सबसे ज्यादा, इनका काम जानते हैं क्या होता है, ये जितनी भी तुम ना स्टील रॉड बनाते हो, स्टील बार्स, जो कंक्रीट में घर मकान में जो छड़ें यूज करते हो ना, वो छड़ें किसकी बनी होती हैं, इसकी। जितनी भी घर मकान में छड़ें प्रयोग करते हो हाई कार्बन स्टील की, आजकल, पहले तो इसकी भी बनती थी, आजकल इसी की बनती है। लेकिन जो तुम कभी देखते हो एंगल होता है, दरवाजे वरवाजे का हैंडल है, या फिर कहीं पर देखो स्टेशन वगैरह पे जाओगे तो वर्कशॉप में खंभे बने रहते हैं, आई सेक्शन का गर्डर बना रहता है, ये सब गर्डर समझते हो ना, जो बीम वगैरह लगाई जाती है, रखी जाती है, उन गर्डर्स का बनाने के लिए माइल्ड स्टील का प्रयोग किया जाता है। माइल्ड स्टील को हम लोग स्ट्रक्चरल स्टील भी कहते हैं, स्ट्रक्चरल स्टील भी कहते हैं इसको, क्यों, क्योंकि स्ट्रक्चर में जितनी भी लोहे की चीजें प्रयोग की जाती हैं, डिफरेंट सेक्शंस जो प्रयोग किए जाते हैं, डिफरेंट सेक्शंस जो प्रयोग किए जाते हैं, वो सब किसके बनते हैं, सब बनते हैं किसके, माइल्ड स्टील के। बात समझ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के जो सेक्शन होते हैं वो माइल्ड स्टील के बनते हैं, और जो छड़ें वगैरह होती हैं वो हाई कार्बन स्टील की बनती हैं। तीनों का बिहेवियर कैसा होगा, कुछ इस टाइप का होगा। यदि आप इसको समझ पा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं चिंता मत करिए। जैसे मैं थोड़ा ना मैथमेटिकली होना चाह रहा हूँ, थोड़ा चाह रहा हूँ कि आपको ज्यादा बताऊं, लेकिन मैं जानता हूं अभी के लिए आपके लिए ठीक नहीं है। अभी के लिए आपको मैं जितना बताया हूं वही पर्याप्त है, समझिएगा। तो ये था स्टील के बारे में जानकारी। टाइप ऑफ स्टील में मैंने 3 टाइप की स्टील बताई, तीनों कैसा बिहेव करती हैं लोड लगने पे, उसको मैंने थोड़ा सा ग्राफ के थ्रू बताया। और फिर मैंने ये बताया कि माइल्ड स्टील का जो प्रयोग है स्ट्रक्चरल स्टील के रूप में सबसे ज्यादा किया जाता है, जबकि हाई कार्बन स्टील का प्रयोग छड़ों के रूप में किया जाता है, बार बनाने के लिए किया जाता है। क्लियर है सभी को, यहाँ पर बात क्लियर है। अभी तो मैंने इतना ही बताया, अब मैं बताऊंगा आपको, ये सब इस टाइप की स्टील थी कार्बन के बेसिस पे। लेकिन यहीं पर यदि हम लोग बात कर लें स्टेनलेस स्टील, किसका, एक और स्टील आती है जो कार्बन कंटेंट में नहीं, इसमें कुछ अलग से मिलाया गया है, ये अलग प्रोडक्ट ही है, किसका, मार्केट का, स्टेनलेस स्टील। अब हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे स्टेनलेस स्टील के बारे में, यानी असल में हम लोग स्टेनलेस स्टील, एल्युमिनियम, इन तीनों के दोनों के बारे में बात कर लेंगे। फिर लास्ट में बात कर लेंगे, ये याद है ना आपको, इसमें किसकी बात करनी थी। देखिए हम लोग अभी जो बात कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा यहाँ पे, पिछली क्लास को मिला के फेरस मटेरियल में कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ
कास्ट आयरन। अब माइल्ड स्टील का भी समझ चुके हैं, HYSD, इसका पूरा नाम क्या है? हाई 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 यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार, डिफॉर्म्ड बार, यानी वो छड़ें जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो। कहेंगे सर ये यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है? अब इसी में यील्ड स्ट्रेंथ है, अभी मैं आपको स्ट्रेंथ समझाऊंगा तो फिर वो बढ़, ये बोला जरूर है सिलेबस में, लेकिन वो आपसे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में उसके बारे में पूछेगा नहीं कि यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। HYSD बस इतना जान लो, उसका पूरा नाम है, लेकिन वो क्यों वो नाम है उसका, उसको हाई यील्ड स्ट्रेंथ क्यों कहते हैं वो आगे पता चलेगा। अभी जान लो कि ये वाली हाई यील्ड स्ट्रेंथ बार है। बार मतलब होती है छड़, और जो स्टील बार जो हाई कार्बन की बनी होती हैं, और उनको ही हम लोग कहते हैं क्या, इन्हीं छड़ों को हम लोग कहते हैं स्टील बार्स को HYSD बार्स, यानी हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। ठीक है ना, तो ये उनका नाम हुआ। अब हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, देखिए क्या बचा हमारा, कमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मटेरियल। असल में पहले हम बात कर लेंगे एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील की, उसके बाद हम कमर्शियल फॉर्म ऑफ स्टील की बात करेंगे, फेरस मटेरियल की बात करेंगे। ऊपर का पूरा हो चुका, नीचे बात करनी है हमको इसका एल्युमिनियम का और स्टेनलेस स्टील का। तो हम पहली बात करने जा रहे हैं स्टेनलेस स्टील के बारे में। आई होप क्लियर है चीजें। स्टेनलेस स्टील के बारे में यदि हम लोग आपसे बात कहें कि क्या होता है, इसके अंदर क्या खास बात है, तो ये किसका एलॉय होता है? इसमें कम से कम 10 से 12% तक, 10 नहीं 12% का ही क्रोमियम होता है। ठीक है ना, बाकी में तो कार्बन था स्टील में, यानी ये होता है, इसका कंपोजिशन क्या है, इसमें क्या होता है पाया जाता है, मैं वो लिख दूं आपको। कंपोजिशन वो होता है आपका क्या, देखिए इसमें आयरन तो रहेगा ही, क्योंकि ये भी आयरन का प्रोडक्ट है, तो आयरन प्लस एटलीस्ट कई बार तो 18% तक, मतलब आयरन, हम खाली अभी मात्रा नहीं लिख रहे हैं, हम खाली लिख रहे हैं आयरन प्लस, इसमें लिख दिया मैंने क्रोमियम। क्रोमियम, क्रोमियम क्या होता है इसमें, एक तरीके का ये भी क्या है, पदार्थी है। क्रोमियम मिलाने से ना इसके अंदर कुछ गुण डेवलप होते हैं, प्लस मॉलिब्डेनम भी कुछ पदार्थ इसके अंदर होता है। क्रोमियम भारी मात्रा, माने ये भयंकर मिश्रण है आयरन का और क्रोमियम का। ठीक है ना, अब ये करता क्या है, मैं अभी सबके बारे में बताता हूँ कि ये करता क्या है इसके अंदर। इसके अंदर कुछ हद तक निकिल और मॉलिब्डेनम भी होते हैं। ठीक है ना, यानी निकिल या उसके साथ में मॉलिब्डेनम भी होते हैं। ये सब पदार्थ हैं किसके अंदर पाए जाने वाले, स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है, इनसे। यदि मात्राओं की बात करूं, यदि मात्राओं की बात करूं तो आयरन तो रहेगा ही मेजर, ये लगभग अप टू माने ज्यादा से ज्यादा 18%, वैसे देखा जाए तो 10 से 12%। इनकी मात्रा 2%, यानी ज्यादा ज्यादा 2% तक ये सब रहेंगे, बाकी की मात्रा आयरन की रहेगी। ठीक है, उससे बनेगा स्टेनलेस स्टील। क्या होता है इसके अंदर खास बात, वो समझ लेते हैं। ठीक है, खास बात इसके अंदर क्या है, क्रोमियम जब इसके अंदर मिलाया जाता है ना, तो वो एक समझिएगा स्टील के ऊपर ना एक लेयर क्रिएट कर देता है, एक पतली सी लेयर। माने नॉर्मल आयरन था, उसमें कोरोजन होता, उसमें दिक्कत होती, तो इसके अंदर ना एक लेयर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, जो उसको बचाता है हर तरीके के कोरोजन से। हर जैसे नॉर्मल लोहे पर जंग जल्दी लगेगी, लेकिन स्टेनलेस स्टील पर कोई जंग जल्दी नहीं लगेगी। बात समझ रहे ना। अब यहाँ पे मेन वही काम है, कोरोजन रेजिस्टेंस करना। हार्डनिंग इसकी तेज होती है, माने जल्दी ये क्या होता है, हार्ड सा प्रतीत होता है। इसको छेदना और इसको काटना, इस पर स्क्रैच करना, इस पर निशान जल्दी नहीं पड़ता है स्टेनलेस स्टील पर। ठीक है ना, तो इसके अंदर ये दोनों गुण आते हैं, प्लस इसकी डक्टिलिटी भी बढ़ जाती है, यानी तन्यता भी बढ़ जाती है। यानी हमने क्या बोला इसके अंदर, कंपोजिशन मैंने बता दिया, अब हम बता रहे हैं इसकी प्रॉपर्टीज। हम सबका यही बताएं, अगर आप ध्यान देंगे ना तो हम सबका यही बता रहे हैं, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में इसका क्या मैंने सबसे बड़ी बात बताया यहाँ पे, मेन दो ही मेन प्रॉपर्टी है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस। इसका मैंने पहला प्रॉपर्टी, हाई कोरोजन मतलब समझते हो, संक्षारण, जंग लगना। हाई केमिस्ट्री में भी तुम्हारे हैं, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस, इसकी मुख्य गुण यही है इस स्टील का। बाकी स्टील में जंग लगती है, छड़ वगैरह में देखे होगे जंग लग जाती होगी, लेकिन स्टेनलेस स्टील में कोई जंग नहीं लगती है, जल्दी तो एकदम नहीं लगती है। ठीक है ना, और हायर डक्टिलिटी भी इसके अंदर होती है, हायर
हायर डक्टिलिटी। ये दो गुण इसके अंदर क्या होते हैं, सुधर जाते हैं इसके, ठीक है ना। तो यहां पर आपने समझ लिया प्रॉपर्टीज के बारे में इसके, और मतलब ये थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, वेदरिंग रेजिस्टेंस अच्छा है, कंपोजिशन हो गया, प्रॉपर्टी। यूजेज क्या है, स्टेनलेस स्टील का यूज क्या कर सकते हैं, बहुत जगह यूज हो रहा है, बर्तन बनाने तक के लिए लोग इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अंदर स्ट्रेंथ और हार्डनेस होता है। अगर मैं प्रॉपर्टी में और थोड़ी सी चीजें यदि बढ़ा दूं तो हायर हायर स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस भी इसकी बढ़ जाती है, हार्डनेस। साथ साथ अगर थोड़ा सा और बढ़ा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये दिखता अच्छा है, चमकीला सा दिखता है, छड़ की तरह बेकार नहीं दिखता है। तो ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव अपीयरेंस, अट्रैक्टिव अपीयरेंस। इसका अपीयरेंस मतलब इसकी बाहरी सतह जो है अच्छी दिखती है, अच्छा इसकी गुणवत्ता दिखती है। अब यूजेज की बात यदि हम लोग कर लें इसमें, तो यूजेज के बारे में हम लोग कहें कहाँ कहाँ यूज होता है, मतलब ये हर जगह पर यूज हो रहा है। डोमेस्टिक मैंने कटलरी वगैरह बनाने के लिए आपका, ठीक है ना। पहले तो जितने टाइप के आपके आपके डोमेस्टिक यूज में बर्तन हुआ, सिंक हुआ जिसमें आप बर्तन बर्तन धुलते हैं वो, या फिर आपका कोई भी ऐसा ड्रम वगैरह हुआ, माने कोई भी बर्तन ऐसा जैसे माइक्रोवेव वगैरह का बर्तन हुआ, या फिर तमाम जगहों पर जहां पर डोमेस्टिक यूज में भी इसका ले सकते हैं। मतलब इसका यूज हम पूछें डोमेस्टिक में कहाँ है, डोमेस्टिक में तो जितना भी आपका ड्रम, यानी जो थोड़ा सुंदर भी दिखे और जल्दी जंग न खाए। कई बार आप देखते हैं कुछ बर्तन होते हैं मार्केट से खरीदते हैं तो उस पर जंग लगा रहता है, वो नॉर्मल स्टील होता है, और जब उसी को स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो उसमें जल्दी जंग नहीं करता, चमकीला रहता थोड़ा, ठीक है ना। यानी इसमें क्या क्या बनता है, इसका ड्रम बनाया जा सकता है, कटलरी, कटलरी मतलब जो भी आप खाने पीने का जो बर्तन होता है ना उसको कटलरी बोलते हैं, कटलरी, या फिर आपका सिंक, ये सब चीजें इसकी बनाई जा सकती हैं, ठीक है ना, डोमेस्टिक यूज में। अब अगर हम लोग बोलें कि इंजीनियरिंग में कहाँ इसका, इंजीनियरिंग का मतलब हम अपनी इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग में इसका जितना भी हैंडल वगैरह रखते हैं, कुछ लोग का हैंडल एकदम चमकता रहता है, ये सीढ़ी वगैरह पे या रेलिंग वगैरह पे, मतलब स्टील के कलर का चमकता है, वो किस चीज का बना रहता है, तो इसी की हैंडल बनी रहती है, स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। हैंड रेल हुआ, डोर या विंडो हुए, हैंड रेल, हैंड रेल, डोर, डोर एंड विंडो, कई बार खिड़की और दरवाजे भी इसके बनाए जाते हैं स्टेनलेस स्टील के, बात समझ रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल सेक्शन, सम स्ट्रक्चरल सेक्शंस मतलब कुछ ऐसी चीजें जो डायरेक्टली, जैसे कुछ डायरेक्टली प्लेट वगैरह कहीं लगानी है, कोई प्लेट कहीं जाम करनी है या फंसानी है, लुक अच्छा रखना है उसका, उन जगहों पर इसका प्रयोग कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। इसके अलावा हम लोग इसका कहीं कहीं पर इसको माने छोटे मोटे कॉलम, चमकीले कॉलम बनाने हो, शाइनी एंड अट्रैक्टिव कॉलम, शाइनी शाइनी एंड अट्रैक्टिव कॉलम्स, यानी कहीं पर जहां पे स्टील की बिल्डिंग बन रही है, सुंदरता बहुत मायने रख रही है, उन जगहों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके अलावा आपका यहाँ पे पाइप वगैरह भी इसकी बनती है, मतलब इसके अलावा इंजीनियरिंग में हो गया, इसके अलावा आपका पाइप्स बन, ऑयल पाइप जिसको बोलते हैं, जहां पर रिफाइनरीज वगैरह में ऑयल की पाइप बनती, ऑयल पाइप्स, क्योंकि इनका कोरोजन जल्दी नहीं होता है, तो स्टेनलेस स्टील का बनाना हमारे लिए अच्छा रहता है, बात समझ रहे हैं? इसके अलावा आप देखें कभी डॉक्टर वगैरह अपना ऑपरेशन के लिए, चीड़ फाड़ के लिए चीजें रखते हैं, तो वो जंग लगी हुई रखेंगे क्या, काटने पीटने के लिए, तो वो जो औजार डॉक्टर के बनते हैं, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट जिसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में, सर्जिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेडिकल, यानी मेडिकल में जितने भी काट पीट कर करके वो डॉक्टर चीरते फाड़ते हैं ना, वो बिल्कुल स्टेनलेस स्टील का बना होता है, बात समझ रहे ना। उसके अलावा आपका बहुत सारी और चीजें हैं, माने जहाँ पे पानी वगैरह की पाइप भी बनाई जा सकती है, उसके मतलब तमाम जगहों पर बेहिसाब इसका यूज हो रहा है आजकल। नट बोल्ट बनाने के लिए मशीन में, मतलब नट एंड बोल्ट्स, ये सब जो वो जगह हैं जहां पर किसी न किसी तरीके से आप स्टेनलेस स्टील का प्रयोग करते हैं। क्लियर है पूरी बात? तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें इसके अंदर क्या बताया, बता दिया कि कितना कैसे होता है, कैसे प्रयोग करते हैं, ठीक है।
तो आप HYSD को भी समझ चुके हैं और आपका स्टेनलेस स्टील को भी समझ चुके हैं, माइल्ड स्टील को भी समझ चुके हैं, सब समझ में आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे किसके बारे में, कमर्शियल फॉर्म जो होते हैं, मतलब कमर्शियल फॉर्म ऑफ, आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए बोलने को अभी बहुत कुछ बोला जा सकता है, क्योंकि ये जो टॉपिक था ना पीछे वाला, ये जो पीछे वाला टॉपिक था ना, ये कम बोला गया है, समझिए। अगर इसको बोला जाए, मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो इसके लिए उतना नहीं। और अब हम लोग चलते हैं। देखिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को लोग जनरली थ्योरी थ्योरी समझते हैं, लेकिन ये जो अभी का टॉपिक चला है वो असल में आरसीसी का है। जब उसमें हम यूज करेंगे तो इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। या स्टील स्ट्रक्चर एक अलग से बुक है पूरी, जो आपको फाइनल सेमेस्टर में मिलेगी, तो वहां इसके बारे में है ज्यादा, ठीक है ना। अब कमर्शियल फॉर्म ऑफ, लास्ट टॉपिक है आज का, ठीक है ना। नहीं, एक चीज और, एल्यूमिनियम को समझना है अभी। स्टेनलेस स्टील तो समझ लिए, लेकिन एक चीज हमको जो समझनी है वो है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम बहुत सिंपल सी चीज है भाई। क्या है एल्यूमिनियम, जरा बताइए। तो एल्युमिनियम को मैंने आपको बताया, ये थोड़ा सा पीछे भी बताया था मैंने एल्युमिनियम के बारे में, कि ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है बॉक्साइट से प्राप्त होता है, ठीक है ना। बहुत पहले बात, हल्का होता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, ये होता क्या है, एक ऐसा मेटल है जो बॉक्साइट के अयस्क से प्राप्त होता है, ठीक है ना। एल्युमिनियम क्या होता है, पहली बात, वेरी लाइट, बहुत ही हल्का पदार्थ है, बहुत ही हल्का मेटल है। और ये क्या करता है, कोरोजन वगैरह को आसानी से रजिस्ट कर सकता है। रजिस्ट, रजिस्ट, कोरोजन, कोरोजन एंड एटमॉस्फेरिक इफेक्ट, एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक इफेक्ट्स, यानी ये बहुत हल्का होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, लोग आज मतलब घरों में, दरवाजे खिड़कियों में ना एल्युमिनियम की फ्रेमिंग करा रहे हैं। रीजन क्या हो रहा है, उस एल्युमिनियम की फ्रेमिंग का क्या कारण हो सकता है, क्योंकि लोहे में जंग लगने के चांस होते हैं, वो भारी भी होता है। एल्युमिनियम का दरवाजा खिड़की बनवाने में हल्का भी होता है, और साथ साथ उसमें पानी वानी गिरने पर जंग नहीं लगती है। तो जहां पर वैसी बात ना हो, वहां पे एल्युमिनियम ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है ना। अब वहीं पर लाइट, वेरी लाइट वेट का मतलब समझ रहे हैं, इसका यूनिट वेट होता है केवल 2700 केजी पर क्यूबिक मीटर। और वहीं याद है लोहे का 7850 केजी था, स्टील का बहुत हल्का होता है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग कहेंगे कि इसका स्ट्रेंथ वेट रेशियो इज वेरी हाई। स्ट्रेंथ वेट, स्ट्रेंथ एंड वेट रेशियो इज हाई, इज हाई। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये लोहे से मजबूत नहीं है, तो फिर लोहे से खराब होगा नहीं। लोहा जितना भारी है ना, उसके तुलना में उतना मजबूत नहीं है। यानी मजबूती और भार का यदि अनुपात लें तो एल्युमिनियम आगे निकल जाएगा, स्टील से भी आगे निकल जाएगा। बात समझ रहे ना। तो एल्युमिनियम के बाद यहाँ पर बात करें हम लोग, एल्युमिनियम वैसे सॉफ्ट है, लेकिन स्ट्रेंथ एंड वेट रेशियो जो होता है इसका काफी अच्छा रहता है, ठीक है ना। और जो प्योर एल्युमिनियम होता है वो थोड़ा सॉफ्ट है, लेकिन अगर इसको किसी अन्य चीजों के साथ थोड़ा सा मिला दिया जाए, यानी मैग्नीज जो एक हार्ड मटेरियल उसके साथ मिला दिया जाए, तो इसकी हार्डनेस वगैरह काफी क्या होती है, बढ़ जाती है, और ड्यूरेबिलिटी भी इसकी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो ये था एल्युमिनियम के बारे में थोड़ी सी बात, ठीक है ना। अब एल्युमिनियम के बारे में यदि हम लोग पूछें कि ये बनता कैसे है, यानी इसके बारे में कुछ और बातें लिखने के लिए आ गया कि एल्युमिनियम कैसे बनता है, तो ये जो है ना बॉक्साइट से निकाला जाता है। यानी एल्युमिनियम का ओर जो है, ओर मतलब इसका जो अयस्क है वो क्या है, बॉक्साइट है। बॉक्साइट हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, बॉक्साइट ही इंग्लिश में भी नाम है उसका, यानी उसका इंग्लिश और हिंदी दोनों नाम ही क्या है, बॉक्साइट। यानी आपका क्या है, ये है बॉक्साइट। बात समझ रहे ना। तो बॉक्साइट क्या होता है, एक अयस्क है, जैसे लोहे का हेमेटाइट मैग्नेटाइट था, उसी तरह एल्युमिनियम का अयस्क जो होता है वो बॉक्साइट होता है, ठीक है। और बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त होता है, ठीक है। अब एल्युमिनियम का हम लोग अगर बात कर लें, देखिए एल्युमिनियम के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली, यानी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मिली, और एक इसका कॉम्बिनेशन, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, डायरेक्ट मिलता है। जैसे लोहा एक फ्री मटेरियल है, उसी तरह एल्युमिनियम भी एक फ्री मटेरियल है। एल्युमिनियम से बाकी चीजें बनाई जा सकती है, बेस मटेरियल, तो इसका कोई कंपोजिशन नहीं है। एल्युमिनियम मतलब एल्युमिनियम। कुछ पदार्थ इसको हार्ड बनाने के लिए, मैंने अगर हम लोग कह लें इसके साथ में,
सम अमाउंट ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज यानी मैग्नीज की कुछ मात्रा, मैग्नीज कैन बी एडेड फॉर फॉर हार्डनेस, हार्डनेस एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी, एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी। क्लियर है ना? बेटर ड्यूरेबिलिटी के लिए इसको किया जा सकता है। ठीक है, अब यदि हम बात करें, एक लिस्ट बनाए कि क्या क्या यूजेज है एल्युमिनियम के, यानी एल्युमिनियम के यदि हम लोग यूजेज पर थोड़ा प्रकाश डालें, यूजेज ऑफ एल्युमिनियम, तो हम लोग क्या क्या कर सकते हैं एल्युमिनियम का यूज, बताइए एल्युमिनियम का क्या क्या यूज हम लोग कर सकते हैं। तो एक चीज जान लीजिएगा, इसके यूजेज का कोई लिमिट नहीं है। जितना भी एल्युमिनियम की कई बार सीट बनती है जिससे छत वगैरह पर भी लगाया जाता है, इसके अलावा जो जो स्टील का बनता है वो सब एल्युमिनियम का, दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम बनाए जा सकते हैं उससे, दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम। उसके अलावा एल्युमिनियम के फोल से, जानते हैं खाना बनाने, खाने को लपेटने के लिए भी एल्युमिनियम फोल आता है, आप देखे होंगे। रॉड बनाई जा सकती है उससे। एल्युमिनियम का पेंट बनता है, पेंट में हम बताए थे एल्युमिनियम पेंट के बारे में, पेंट बनता है। उसके अलावा इसके स्टील की जगह पर जितनी भी काम होते हैं वो सब लगभग एल्युमिनियम से किए जा सकते हैं। जहां पर भार की जरूरत ना हो, हल्का और मजबूत मटेरियल चाहिए हो, उन हर जगहों पर आप एल्युमिनियम का प्रयोग कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दोज, आप इनका जो बताया ना कि पेपर रैपिंग के लिए खाने को एल्युमिनियम फोल बनाया जाता है, या फिर आपको इसका दरवाजे खिड़कियों के फ्रेम बनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, दरवाजा खिड़की पूरा का पूरा एल्युमिनियम का बनता है तमाम जगहों पर। पार्टीशन करने के लिए एल्युमिनियम की फ्रेमिंग की जाती है कई जगहों पर। तो ये सब एल्युमिनियम की क्या है, यूजेज है। ठीक है ना? तो थोड़ा सा हमने स्टेनलेस स्टील देखा, थोड़ा सा हमने एल्युमिनियम देखा। अब एक लास्ट टॉपिक वही बचता है, क्या, कमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मटेरियल। क्या, कमर्शियल फॉर्म ऑफ, कमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मटेरियल, फेरस मटेरियल्स। ठीक है ना? यानी जो लौह पदार्थ हैं वो बाजार में किस रूप से उपलब्ध है। बाजार में वो दो कई तरीके से उपलब्ध है। जैसे पहला, डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल स्टील। आप मालूम है मार्केट में आप कभी गए होंगे खरीदने, तो आपको ऐसे लोहे का आई सेक्शन मिलता है। आप कभी ध्यान दिए इस पर, कभी ध्यान दीजिएगा इस पर। ऐसे मिलेगा आपको आई सेक्शन, यानी गर्डर आपको मिलेगा, कुछ ऐसा, कुछ ऐसा आपको गर्डर मिलेगा इसमें। कभी नोटिस करिएगा इसको, ऐसा देखें मार्केट में मिलते हुए, आपको मिलेगा। थोड़ा मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, आप समझ जाइएगा। ठीक है ना? ऐसा मार्केट में कोई चीज आप देखे मिलते हुए, बिल्कुल मिलता है। ये क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग आई सेक्शन। ये किसका बना होता है, फेरस मटेरियल नहीं, माइल्ड स्टील का बना होता है। तो ये मैंने बोला डिफरेंट सेक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, ये कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें हो सकता है आई सेक्शन, इसमें हो सकता है एल सेक्शन। आप एंगल कभी खरीदने गए मार्केट में, कभी देखे होंगे ऐसे एंगल मिलता है आपको, ऐसे होता है ये, आपको ऐसे दिखेगा, ऐसे। ऐसे आपको दिखेगा मार्केट में। ठीक है ना? इस टाइप से दिखता है, ऐसे मिलता है, देखे होंगे मार्केट में ना। इसका भी यूज ऐसे करके घुमा रहता है। इसी टाइप से एल सेक्शन, इसी टाइप से सी सेक्शन भी मिलता है जिसको चैनल सेक्शन बोलते हैं, सी सेक्शन। इसके अलावा आपका आपका टी सेक्शन, ये सब। इन सब के बारे में इतनी ही जानकारी नहीं, ये सब मैंने बोला ना एक किताब है, अभी पढ़नी है फाइनल ईयर में, तो अभी खाली हम लोग इसके बारे में हल्का हल्का जान रहे हैं कि ये सब मिलते हैं मार्केट में, ये सब लोहे के बने होते हैं। तो ये कमर्शियल फॉर्म ऑफ फेरस मेटल का मतलब समझते हैं, ये है लौह पदार्थों के बाजारू रूप, लौह पदार्थों के बाजारू रूप, क्या, बाजारू
रूप, लौ पदार्थों के बाजारू रूप, ठीक है ना। टी सेक्शन मिल सकता है, छड़ मिल सकती है, राउंडेड बार, राउंडेड बार, या फिर आपको पाइप, पाइप के फॉर्म में, यानी हॉलो सेक्शन जिसको बोलते हैं, हॉलो सेक्शन, इन सब के फॉर्म में ये मिल सकता है। और भी होते हैं सेक्शन, केवल इतना ही नहीं होता है। एंगल कह दिया आपने, टी सेक्शन कह दिया, आई सेक्शन कह दिया। इसके अलावा ये डिफरेंट टाइप के सेक्शन हुए। उसके अलावा स्टील की सीधी सीधी, लोहे की सीधी सीधी क्या आ सकती हैं, प्लेट्स आ सकती हैं। कई बार आप ब्रिज वगैरह के केस में देखेंगे ना, तो लोहे की प्लेटों का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा आपका माने ये सब तो डिफरेंट टाइप के सेक्शन हुए। उसके अलावा आपका स्क्वायर बार, स्क्वायर बार, या फिर आप कह लीजिए इसके अलावा आपका स्क्वायर बार, रिब्ड माइल्ड स्टील बार भी होती है कुछ, ठीक है ना। उसके बाद टीएमटी जो होता है, टीएमटी इसका पूरा नाम होता है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, यानी जानते हैं आप इसको, टीएमटी का नाम सुने होंगे, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड का मतलब होता है, देखिए जब कभी आप कुछ बना रहे हो कोई भी चीज खाना, तो उसको गर्म करके जब मिला देते हैं तो और अच्छा हो जाता है, उसका टेक्सचर सुधर जाता है, यही चीज ना। तो छड़ वगैरह जब बनती है ना, तो एक होता है कोल्ड ट्विस्टेड बार होती है। कोल्ड ट्विस्टेड बार मतलब ठंडा ही उनको ऊपर से कुरेदा गया रहता है, और वो कुरेदने का रीजन होता है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाना, वो बाद में बात करेंगे। आप लोग कई बार सोच रहे होंगे सर ये बार बार बाद में बात करने के लिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ना मैं थोड़ा आगे चला जा रहा हूं, तो वो चीज अभी नहीं करनी है। टीएमटी का पूरा नाम बस याद रखिएगा, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड, मतलब स्टील को थोड़ा सा हीट करके उसके यांत्रिक गुणों को सुधारा गया है। टीएमटी एक प्रोसेस है, टीएम जो है थर्मो मैकेनिकली ट्रीटमेंट, एक प्रोसेस है जिससे स्टील की क्वालिटी क्या होती है, और सुधर जाती है, उससे भी छड़ें बनती हैं। तो आजकल मार्केट में जितनी भी छड़ें होती है ना, वो सारी छड़ें जो होती हैं वो ज्यादातर टीएमटी हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड है। तो किस लिए किया जाता है, टू टू मेक और टू इंक्रीज द इवेननेस ऑफ स्टील एंड स्टील की इवेननेस को सुधारने के लिए, हर जगह पर उसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाए, एक समान होने लगे और वो ऐसा बिहेव करने लगे, ठीक है ना। तो इतने सारे टाइप के मार्केट में स्टील के रूप मतलब अवेलेबल हो सकता है। स्टील इन रूपों में क्या होता है, मार्केट में उपलब्ध होता है। उसके अलावा छोटे छोटे नट बोल्ट बन रहे हैं, हैंडल बन रहा है, फ्रेम बन रहा है, तब फ्रेम भी इन्हीं में से किसी का बनेगा, फ्रेम वगैरह तो इसी में से किसी का बनेगा, बीम बनानी होगी तो इसका बनेगा। अभी इनका बहुत डिटेल अध्ययन जो है वो फाइनल ईयर में आपको मिलेगा, और एक एक के कई साइज वाइज सबका बात करेंगे, इनर्शिया वगैरह सब निकालना देखेंगे। तो ये यहीं तक था पूरा कहानी आपका, जितना आपके सिलेबस में आपके दिया हुआ है उतने की बात हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये पूरा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। बाकी कुछ नई चीज यदि हमको लगेगी कि बतानी चाहिए आपको, तो हम लोग बताएंगे, और नहीं तो अब एक लास्ट चैप्टर आपका मिसलेनियस मटेरियल का बचता है, जिसमें हम लोग कुछ ऐसे पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे जो फिक्स नहीं होंगे, कई छोटे छोटे पदार्थों के बारे में, उनको विविध बोलते हैं, मिसलेनियस बोलते हैं, ठीक है ना। बिटुमिन है, एस्बेस्टस है, एस्फाल्ट है, कोलतार है, लेड है, सीसा वगैरह, ये सभी तो बिल्डिंग में यूज होते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।